अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में तमाम सियासी जमातों बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने की दरख्वास्त की गई है। 9 मई के बाद जो हालात बने उसका एहसास हो रहा है और तमाम सियासी जमातों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। दूसरी जानिब इत्तलात ये सामने आ रही है कि निगरान हुकूमत के वज़रा की मुलाकातें जारी हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ। आज की इत्तलात यह है कि एक निगरान वजीर की मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ और इलेक्शंस में मुसावी मौक़े और साफ शफाफ इंतखाबात और सियासी जमातों के लिए इंतखाबात में शिरकत के वसी कौमी मुफाहमत समेत दीगर बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। और इत्तलात ये भी हैं कि जिस तरीके से फ़ारूक हबीब साहब ने कल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, और भी कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या हिस्सा थे और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। हम बात आज के प्रोग्राम में करेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी पर। आज उनकी दरख्वास्त जमानत के हवाले से गुफ्तगू हुई है। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत 48 घंटे में दायर की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। कानूनी टीम की जानिब से 48 घंटे में दरख्वास्त दायर की जाएगी और यह दरख्वास्तें अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में दायर की जाएंगी। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी की खबरें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शमूलियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ ये गुफ्तगू और तमाम तर जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। मैं आपको ज़रा एक कॉन्ट्राडिक्शन आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कॉन्ट्राडिक्शन फ़ारूक हबीब साहब की नहीं बल्कि जो तमाम लीडर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तमाम के बयानात मिलते जुलते हैं। ज़रा फ़ारूक हबीब साहब की गुफ्तगू सुने माजी की और कल की। 25 मई हो, चाहे 3 नवंबर इमरान खान कातलाना हमला हो, चाहे 8 मार्च जिले शाह हो, चाहे 14 मार्च को इमरान खान के घर पर हमला हो, 18 मार्च को इमरान खान के घर ज़मान पार्क के दरवाजे तोड़े गए हों, FIR हों, हमारे पार्टी लीडरशिप को जेलों में डाला हो, अरशद शरीफ का शहीद का कत्ल शहीद किया जा रहा हो, लेकिन इमरान खान ने किसी जगह के ऊपर भी कौम को पुरतशद्दुद एहतजाज की कॉल नहीं दी। हमेशा पुरअमन रहने का उनको कहा। 9 अप्रैल के बाद क्या जो आगे का मरहला है उस मरहले में आपने लोगों को क्या पैगाम दिया कि आप सड़कों पे निकलें, आप रोड्स ब्लॉक करें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें, और उस वायलेंस के नतीजे में एक मुसलसल माइंड सेट, एक पैगाम दिया जाता रहा जहां पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते, आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने अगवा किया, तशद्दुद किया, गाड़ी में डाल के ले गए। जब ये मंजरनामा लोगों ने देखा तो लोग एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान की सड़कों में बाहर निकल आए। वाले गोलियां चला रहे हैं, सादा कपड़ों में नामालूम अफराद घुस के गोलियां चला रहे हैं, वो इश्तियाल फैला रहे हैं, वो लोगों को इंतशार दिलवा रहे हैं, जलाओ घेराव कर रहे हैं। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। जब इंक्वायरी होगी उसमें नजर आएगा इसके पीछे मोहसिन नकवी, इसके पीछे राना सनाउल्ला और इनके हैंडलर्स इसमें शामिल हैं। ये लग रहा है कि ये एक तयशुदा मंसूबे के तहत ये प्लान किया गया है। 9 मई का जो वाकया है इस पे आपने मुसलसल लोगों की जहन साजी की, मुसलसल लोगों की जहन साजी की, मुसलसल लोगों को जो है वो तैयार किया कि लोग उस हद तक पहुंच गए कि आपको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करते साथ लोग जो हैं वो लिबर्टी जमा हो जाते हैं। अब लोग जब लिबर्टी जमा हो गए हैं, उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कोर कमांडर हाउस के बाहर हुए, उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कैंट के अंदर हुए, कितने मुजाहरे आपके फौजी अमलाक के सामने हुए। लेकिन उस दिन चंद लोगों को क्या ख़ास हदायत थी जिनका हमें नहीं पता था, यानी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड। चाहे
फ़ारूक हबीब साहब की ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे माजी और हाल का जो तज़ाद था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैज़ुल हसन चौहान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैज़ुल हसन चौहान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस भी रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहकर IPP को ज्वाइन किया, इतने कॉन्ट्राडिक्टरी बयानात की क्या वजह, और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर इंटरव्यू के जरिए ही IPP में शमूलियत क्यों इख्तियार करते हैं, और अचानक ये एहसास कैसे होता है कि ये कल्ट फॉलोइंग थी और उनको गुमराह किया जा रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आपने पिछले 76 सालों में पाकिस्तान की तारीख में कभी अप्रैल 2022 से शुरू होकर 9 मई 2023 तक खत्म होने वाली 1.25 साल की तहरीक फसाद फिल अर्ज इस अंदाज से कभी किसी लीडर की तरफ से चलाई गई हो कभी देखी थी? कभी भी नहीं देखी आपने। जब ये स्पेशल किस्म की, अनहोनी किस्म की और इंतहाई जहर कातिल किस्म की पाकिस्तानी माशरे और सोसाइटी के लिए जो तहरीक चली, और इसके अंदर हम मुझ समेत तकरीबन सैकड़ों कायदीन और हजारों लाखों कारकुनान और वोटर्स को इस्तेमाल किया गया, तो उसके बाद जो 9 मई के वाकयात हुए और जिससे पूरी रियासत को, रियासती इदारों को, अदालती इदारों को, फौजी इदारों को उनकी चोलें तक हिला के रख दी गई, तो उसके बाद फिर इसी किस्म की स्पेशल और अनएक्सपेक्टेड आपको ये सारी चीजें भी नजर आएंगी कि जिन जिन लोगों ने इस पूरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस कैंपेन और तहरीक फसाद फिल अर्ज के अंदर हिस्सा लिया, चाहे वो चाहते हुए लिया, ना चाहते हुए लिया, डिसिप्लिन का पाबंद होकर लिया, मजबूरी के तहत लिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए लिया, आवाम की और लोगों की और कारकुनान की और सोशल मीडिया की थू थू से बचने के लिए किया, सोशल मीडिया पे बैठे हुए दज्जाली कुत्तों से बचने के लिए किया, उनकी भोंका भोंकी से बचने के लिए किया, जैसे तैसे भी किया उन्होंने। अगर उसके बाद अब अगर वो 1 बाय 1 आकर इस चीज का इकरार और इजहार करते हैं कि भाई ये चीज गलत हुई, तो मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये चीज बड़ी जरूरी है कि पूरी तहरीक इंसाफ का जो एक मॉब बनाया हुआ है और एक कंसेप्ट बनाया हुआ है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, सोशल मीडिया के सदके, जिसमें फॉरेन एलिमेंट्स भी हैं, जिसमें एक्सीजीनियस इंडिजीनियस सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, जो प्री प्लान्ड पाक फौज और पाकिस्तान की अवाम, पाक अवाम और पाक फौज, उनके दरमियान खलीज पैदा करना चाहते थे, और अभी भी उनका ये एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है। उसको बेनकाब करने के लिए और उसको नाकाम करने के लिए अगर कायदीन आकर इस अंदाज से तौबा तायद करते हैं और चीजों को इजहार करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन सर 5 महीने के वक्फे से क्यों ये सब कुछ पता चलता है कि हमें गुमराह किया जाता रहा? और जो सोशल मीडिया के लिए आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कभी तो आपके लिए तमाम तर हैंडल्स और ये अकाउंट्स काम कर रहे थे, मुखालफिन पर भी तब भी तनकीद करते थे। देखिए, बात यह है कि 5 महीने बाद आए या 5 महीने पहले आए, मैं तो पिछले 5 महीने से मैं पहला बंदा था जो मुसलसल पिछले 5 महीने से PTI की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इन तमाम खामियों को, इन तमाम पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसीज को बेनकाब कर रहा हूं। और उसके बाद मैंने जो 22 मई को मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजें बेनकाब करना शुरू की, और अभी तक तकरीबन 150 से ज्यादा 4.5 महीनों में टॉक शोज और 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मैं जो बातें कर रहा हूं, वो हर आने वाला दिन उसके ऊपर सत्ते मोहर लगा रहा है। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर उसके बाद मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बातें बताना शुरू की, लोगों ने ठट्ठे बांधे, लोगों ने जनाब तनकीद की, लेकिन उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, फारूक हबीब और अब आने वाले हर फर्द की गुफ्तगू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक या उनका टॉक शो, उनके अंदर वो जो हकायक बयान करते हैं वो वही है जो फैयाजुल हसन चौहान 22 मई से मुसलसल जो है वो हर रोज कर रहे हैं। उसे इमरान खान की या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जाती जिंदगी से, उसके जाती गुनाहों से, उसके जाती ऐबों से, उसकी जनाब घरेलू जिंदगी से, उसकी खानगी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हाँ, लेना देना उन पॉलिसी से, उन मामलात से है जिसकी वजह से सोनी धरती पाकिस्तान की मईशत को और पूरी जोग्राफिया को और पूरी रियासत को हिला के रख दिया गया एक प्री प्लान एजेंडे के तहत। उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसके ऊपर अब अगर कोई लीडर आके तौबा तायब होता है, चाहे 5 महीने बाद हो या 10 महीने बाद हो, तो मेरा ख्याल देर आए दुरुस्त है।
लेकिन चौहान साहब, सवाल ये, जिस तरह से आपने कहा कि आप तो यकीनी तौर पर आपने बहुत पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और आपने कहा था कि मेरा इन तमाम तर चीजों से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है और कुछ और नाम मीडिया में जेर गर्दिश हैं जो आज कल या कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार कर सकते हैं। लेकिन सर, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू की बिना पर इस तरह से माफी तलाफी होती है और यह कहा जाता है कि हमारा ताल्लुक नहीं था, इस सब से गलती हुई, फिर तो चेयरमैन पीटीआई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि मेरा भी इससे कोई ताल्लुक नहीं था, अगर सब लोग जमान पार्क में जो मौजूद थे अब वो बरी जिम्मा, तो मैं भी हो जाता हूं। जी, मैं कहता हूँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है ना, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हाँ जी, ये जो कुछ हुआ ये गलत हुआ और मैं 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ। ये इंसानियत सोच भी थे, ये मुल्क दुश्मनी के ऊपर मबनी भी थे, ये पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर मबनी भी थे, इसके पीछे फॉरेन एलिमेंट्स थे, इसमें फला कुछ हुआ। मैं इस पे पूरी कौम से माफी मांगता हूँ। तो सबसे पहले मैं जनाब उसको सैल्यूट भी करूंगा और उसको खराज तहसीन भी पेश करूंगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। और भाई बात यह है, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। मैं मुसलसल एक 14 मई की 6:30 बजे की कायदीन की मीटिंग का तस्करा कर रहा हूं पिछले 4.5 महीने से। ये 12 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ बाहर आए, 14 मई को पहली कायदीन की मीटिंग रखी जिसमें टोटल 14 बंदे थे, हम 15 या 14। उसमें आपके फारूक हबीब साहब भी थे, उसमें उस्मान डार भी था, उसमें तैमूर झगड़ा, आतिफ खान, ये सारे मौजूद थे, मैं भी था। उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी अभी सही पड़ी नहीं थी, तो साथ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहली हदायत ये दी थी कि 9 मई के वाकयात की किसी ने मजम्मत नहीं करनी और डिफेंसिव नहीं होना। तो जनाब अगर वो आके कह देते हैं ना, अब भी वो 4 महीने बाद कह दें, वो 3 महीने बाद कह दें, वो कल कह दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो जनाब हम तो उनको सलाम पेश करेंगे कि ठीक है यार, कम से कम एहसास तो हो गया ना। लेकिन यहां तो एहसास भी कोई नहीं है। यहां तो आप गिरफ्तार रिहा होके आए हैं और आते ही आप जनाब पहली हदायत ये दे रहे हैं किसी ने मजम्मत नहीं करनी, और दूसरी हदायत ये दे रहे हैं कि 5-7 दिन के अंदर इनकलाब आने वाला है, भुट्टो वाले और फौजी पिस्पा हो गया। और तीसरी हदायत देते हैं कि मौलाना फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे शुरू करो ताकि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खाना जंगी शुरू हो। अच्छा, क्या थी ये हदायत? अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई ने अपने वकील के जरिए भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने का पैगाम भेजा था। आज कुछ रहनुमाओं ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात भी की है कि हम तमाम सियासी जमातों के साथ और बिलखुसूस एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आप ज़ाहिर की पोजीशन पर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप अहम तरीन रुकन थे, मामला बेहतरी की जानिब जा सकते हैं आप पीटीआई के? उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तोबा, हाय उस जोदे पशेमा का पशेमा होना, ठीक है ना। लेकिन सर इस कत्ल में तो आप सब भी शरीके गुफ्तगू तो होंगे ही। नहीं नहीं, मेरा तो अल्लाह पाक का करम है, पिछले 9 मई से 1 साल पहले उन्होंने मुझे खुडे लाइन इसी वजह से लगाया हुआ था। वो कहते थे ये फौजियों का एजेंट है, ये फौज का एजेंट है, क्योंकि मैं खुलेआम कहता था कि ना हमारी फौज से कोई झगड़ा है ना आईएसआई से झगड़ा है, हमारा सियासी स्ट्रगल है। और मैं हर महीने पाक फौज के शोहदा और पाक फौज की जो जना मुल्क की कुर्बानियों के हवाले से जो चीज होती थी, मेरे अभी भी ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और टिकटॉक पे, मेरे चारों सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अभी भी मार्च 2022 से लेके अभी तक के सारे ट्वीट्स और सारे पोस्ट मौजूद है, जिसको बुनियाद बना के यही फवाद चौधरी और यही मुसर्रत चीमा और यही जो आपके जनाब क्या कहते हैं हार्ड लाइनर थे, और जनाब ख्वाजे के बाद डिड्डू और जनाब शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो बने फिरते थे और मीटिंगों के अंदर फौज के खिलाफ और जनाब आईएसआई के खिलाफ बोलते थे, वो मेरी उन्हीं पोस्टों को लेके चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दिखाते थे कि यार देखो हम किस साइड पे जा रहे हैं और फयाज चौहान किस साइड पे जा रहा है। तो जनाब मैं तो अल्लाह पाक का करम है सारों के सामने। फिर 1 मई और 6 मई को जो जीएचक्यू की तरफ मुजाहरे 2 रखे पिंडी में, दोनों को नाकाम बनाने वाला सरेआम मैं हूं। सारी दुनिया को पता है मैंने जीएचक्यू की तरफ नहीं जाने दिया। तो कहने का मकसद ये है, मेरा तो उस अंदाज से अल्लाह पाक के करम से ना कोई किरदार रहा ना था, और तभी पार्टी के अंदर भी खुडे लाइन थे हम आखिरी 1 साल कि उन्हें नजर आ रहा था कि यार मैं इन पॉलिसियों में उनके साथ नहीं हूं। लेकिन जो भी साथ था उसको इस्तेमाल किया गया। किसी के 22 साल थे, किसी के 15 साल थे, किसी के 10 साल थे। पार्टी के लिए कुर्बानियां थी, जानें लगाई हुई थी, मारे खाई हुई थी, पार्टी डिसिप्लिन था, उसका नाजायज फायदा उठाया गया, उनको गलत साइड पे ले जाया गया। पहले अमेरिका के नाम पे, अमेरिका से आजादी की जंग के नाम से स्ट्रगल शुरू हुई और 3 महीने बाद ही जनाब उसको आपने
जनाब 2-3 जनरलों के खिलाफ पहले शुरू उसको कन्वर्ट किया, और फिर साथ ही 2-3 महीने बाद टोटली एब्सोल्युटली फौज के खिलाफ और आईएसआई के खिलाफ जनाब पूरी कैंपेन स्टार्ट कर दी गई। तो ये जितना धोखा और जितना जहनी आबियारी और जितनी ब्रेन वॉशिंग, वो डिसिप्लिन के उस चरखे के अंदर बंधे हुए लोग थे, वो चलते रहे, कोई चाहते हुए कोई ना चाहते हुए। सर हार्डलाइनर कौन कौन था उस वक्त, नाम ले सकते हैं आप? वो सारा आप सारी दिहाड़ी जो है ना तुसी टीवी चैनल ही दिखाया करते थे ना, हर रोज की जनाब एक जनाब 6-6, 7-7 मीटिंग्स होती थी, कभी सहाफियों के साथ, कभी एंकर्स के साथ, कभी कॉलम निगारों के फ्रंट साथ, पे थे, फवाद चौधरी कभी साहब थे, वकीलों के शहबाज गिल साथ। साहब थे। सुने जी सर। उस वक्त कौन होते थे जनाब? उस वक्त आपको सुबह शाम जनाब कौन नजर आता था जनाब जमान पार्क में? सुबह दोपहर शाम कौन होते थे? वो जो लोग होते थे वो आज सारे के सारे सबके सामने हैं। फवाद चौधरी साहब होते थे, आप होते थे, बाकी फिरदौस आशिक अमान साहबा भी आती थी, सब आते थे वहां पर जमान पार्क में। आपकी या नजर कमजोर है या आपकी इंफॉर्मेशन कमजोर है। मैं 7 जून को मैंने मैसेज किया था 2022 को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, एक ऑडियो मैसेज किया था, और उसमें मैंने उन्हें मना किया था कि खुदा का वास्ता ये जो आपने फौज और आईएसआई के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट की है, ये डर्टी हैरी, ये गद्दार, ये मीर जाफर, ये मीर सादिक, ये एब्सोल्युटली पाकिस्तान के लिए भी और पार्टी के लिए भी और आपके लिए भी गलत है। और बराए मेहरबानी हम आपको दोबारा पाकिस्तान का वजीर आजम देखना चाहते हैं, और उसके लिए आप सियासी जिद्दोजहद करें। आप रियासती अदारों को, फौज को और आईएसआई को टारगेट मत बनाएं। उस दिन के बाद से मुझे कोर कमेटी से भी फारिग कर दिया गया था, और उस दिन के बाद से सवाए तर्जमानों की मीटिंग के, और उस मीटिंग के अंदर भी मुझे बोलने की कत्तन इजाजत नहीं होती थी। अगर मैं बोलना चाहता भी था तो मुझे ना टर्म मिलती थी ना कोई अहमियत मिलती थी। मीटिंग से बड़ी दूर की बात, जमान पार्क के जितने क्लिप है ना 7 महीने के या 6 महीने के, आप निकाल दें, आपको नजर आ जाएगा कौन कौन उधर था। सर इन्फॉर्मेशन मेरी तो कमजोर हो सकती है, नजर भी हो सकती है, लेकिन सर सोशल मीडिया पर आपको पता है कि आपके अपने वीडियो क्लिप्स वायरल रहे। जब आपको गिरफ्तार करके पुलिस वैन में डाला जा रहा था, उस वक्त भी आप इमरान खान के हक में नारे लगाते रहे कि मैं अपने कायद के साथ हूं, लीडर के साथ हूं, और फ्रंट लाइन पर आप थे, फवाद चौधरी थे, शहबाज गिल थे, यही लोग थे जो पार्टी छोड़ चुके हैं। सर हमने डिसिप्लिन के तहत, पार्टी डिसिप्लिन के तहत, और 17 साल पार्टी के लिए जो कुर्बानियां दी थी उसके तहत हमने अपनी एक डोमेन के अंदर, मेरी हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम होती थी। आपने बताया, मैं बता देता हूं आपको, मैं मीडिया एडवाइजर था चेयरमैन का, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लाहौर और रावलपिंडी के अंदर मेरी होती थी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अभी सवाल बाद में पूछे जाते थे, मैं जान के इस बात का तज़किरा करता था कि हमारी फौज के साथ और आईएसआई के साथ कोई झगड़ा नहीं है। फिर उसके बाद सवालों जवाब होते थे। पिंडी और जनाब लाहौर का हर सहाफी, छोटा और बड़ा, वो रिपोर्टर, वो इस बात का शाहिद है कि मैं उस वक्त भी, कि जब पूरी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई का रुख एंटी फौज और एंटी आईएसआई था, मैं उस वक्त भी जनाब सरेआम ये सवालों के जवाब में कहता था कि हमारा कत्तन फौज के साथ और आईएसआई के साथ झगड़ा नहीं है। लेकिन एक डिसिप्लिन, एक हद तक ही हम जनाब चीजों को लेकर चल सकते थे ना। बाकी पार्टी जिस अंदाज से चल रही थी, उस पार्टी के साथ एक एमपीए की हैसियत से 62F के तहत जनाब हम आर्टिकल आइन के पाबंद थे कि हमने उनके साथ चलना है, हम नहीं निकल सकते थे। ठीक है सर, आपने कहा कि आपको उस वक्त भी लोग समझते थे कि आप फौजियों के एजेंट हैं। आपने कहा, मैं ये सर जानना चाहता हूं, जो आईपीपी में अभी तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा हैं, उनके बारे में आपको क्या लगता है, अवाम के क्या ख्यालात हैं, और आईपीपी का इलेक्शंस 2024 में क्या मुस्तकबिल होगा, और नून लीग या किसी और सियासी जमात के साथ इल्हाक भी जेर गौर है आपकी तरफ से? मुझे आप ये बताएं, अगर आपकी पाकिस्तान की सियासत पे नजर हो तो ये पीपल्स पार्टी जनाब 1959 के अंदर जनाब वो किस गमले पे सजी थी और लगी थी और बनी थी और फली फूली थी? जनरल अयूब खान के और जनाब फौज के गमलों से और जेएचक्यू के गमलों से निकले थे। अगर आपकी नजर हो सियासत के ऊपर तो मुझे बताएं कि ये 1979 के अंदर नवाज शरीफ साहब को वजीर खजाना किसने बनाया था? जनरल जिलानी के जरिए से जनरल जियाउल हक ने बनाया था। फिर जनरल जियाउल हक ने नवाज शरीफ साहब को ये दवा दी थी कि मेरी उम्र जो है वो इनको लग जाए। फिर मुझे ये बताएं काफ लीग कहाँ से बनी? फिर मुझे ये बताएं पीटीआई को किसने बनाया? जनरल शुजा पाशा कौन था? जनरल जहीरुल इस्लाम कौन था? जनरल फैज कौन थे? तो जनाबे वाला, आप आईपीपी का रोना रोते हैं, यहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जना वो पब्लिक भी और आप लोग भी सुबह दोपहर शाम प्रोग्राम करते हैं और तज्जिए पेश करते हैं और वीलॉग पेश करते हैं। तो ये चीज नहीं है, कहने को तो हर के हवाले से लोग कह सकते हैं, लेकिन आईपीपी एक आजाद, खुद मुख्तार, बावकार पार्टी है जो ठीक है कि 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के वो कायदीन
कि जो मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं उनके पास अब रास्ता नहीं था, और उन्हें ये समझ आ गई, उन्हें ये नजर आ गया कि अब तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वो आगे नहीं चल सकते, तो उन्होंने आईपीपी को ज्वाइन कर लिया और आईपीपी को बना लिया। ठीक है सर, इलेक्शंस 2024 के हवाले से आपकी क्या राय है? जिस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीपल्स पार्टी एतराज उठा रही है कि नून लीग को लगता है कि ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, हमारे साथ ठीक सलूक नहीं किया जाएगा, आप क्या समझते हैं 2024 में अव्वल तो इलेक्शंस होंगे और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? अगर तो सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ जो 50-60 अरब डॉलर का पाकिस्तान की रिहेबिलिटेशन, ज़राअत, सनत, तिजारत, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट की बेहतरी का जो एक पूरा प्रोग्राम चाकआउट किया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनी की क़यादत में, अगर तो वो मटेरियलाइज हो जाता है अगले महीने नवंबर दिसंबर में वो स्टार्ट हो जाता है, फिर तो मेरी जाती राय में, ये पार्टी की राय नहीं है, ये मेरी जाती राय है, मेरी जाती परसेप्शन है, पॉलिटिकल परसेप्शन, फिर तो दिल्ली हनूज दूर अस्त, फिर इलेक्शन मुझे नहीं नजर आता कि 2-2.5-3 साल। ये तो बिल्कुल क्लियर मैं मुसलसल ये कह रहा हूं पिछले 1.5 महीने से, ये बात 1 महीने से। हाँ, अगर खुदा न खास्ता वो प्रोजेक्ट लॉन्च ना हो सका, उसको मटेरियलाइज ना किया जा सका, उसकी इंप्लीमेंटेशन ना स्टार्ट हुई, फिर आपका मार्च के पहले 2 दिनों में या फरवरी के आखिरी 2-3 दिनों में इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और सर, जो इतलात आ रही हैं कि निगरान हुकूमत के कुछ वज़रा की मुलाकातें हुई हैं पीटीआई के रहनुमाओं से, पीटीआई भी आपको नजर आ रही है इलेक्शंस में? जो भी बची कुछ तहरीक इंसाफ है 2024 में अगर होते हैं इलेक्शंस तो? देखें, अभी जो मैं पिछले कई दिनों से ये एक चीज कह रहा हूँ, आज भी मैंने 2 मॉर्निंग शोज के अंदर और एक फिर आपके 8 बजे की शो के अंदर रिकॉर्डिंग में मैंने कहा है, आपके प्रोग्राम में भी मैं कह देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर कुछ इलेक्शन होते हैं पार्टी हवा के, कुछ इलेक्शन होते हैं जिसके अंदर पार्टी से ज्यादा पर्सनालिटीज और इलेक्टेबल्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1985 का इलेक्शन इलेक्टेबल्स का था, 2002 का परवेज मुशर्रफ का पहला इलेक्शन इलेक्टेबल्स का था, पर्सनालिटीज का था। आपका 2008 का इलेक्शन था वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हवा का इलेक्शन था। 2013 का इलेक्शन नून लीग और पीटीआई की हवा का इलेक्शन था। 2018 का इलेक्शन नून लीग और पीटीआई की हवा का इलेक्शन था। तो जनाब, अब का इलेक्शन किसी पार्टी की हवा का नहीं होगा, जो मैं अपनी पॉलिटिकल परसेप्शन आपको बता दूं एक कारकुन की हैसियत से। वजह, पीटीआई को तो पहली बात यह है कि उसकी अपनी करतूतों की वजह से और उसकी लीडरशिप और उसके चेयरमैन की करतूतों की वजह से और 9 मई के वाकयात, उसकी लिटिगेशन, उसके जो FIRs, उसकी भुगती के हवाले से उनको तो वो माहौल मिल नहीं सकेगा कि वो खुला के 2013 और 18 की तरह का कोई इलेक्शन लड़ाए। नून लीग का आखिरी जो पीडीएम की परफॉर्मेंस थी वो हायल होगी उनके रास्ते में कि कोई हवा के तौर पे कोई हवा चल सके। तो अब का जो इलेक्शन होना है 2024 में अगर हुआ, वो पर्सनैलिटीज का इलेक्शन है, वो इलेक्टेबल्स का इलेक्शन है। उसमें जिसकी बरादरी, अजीजदारी, रिश्तेदारी, किराबतदारी, मोहल्लेदारी, PR, भागदौड़, जोड़ तोड़, तोड़ फोड़, जो ज्यादा नासबाज कर लेगा, जो कैंडिडेट जो जना थ्रिल में होगा, जिसकी प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी ठीक होगी, जो अपनी इलेक्शन कैंपेन को पूरी इलेक्शन साइंस के मुताबिक चला लेगा, वो निकल जाएगा। पार्टी हवा का उस तरह का इलेक्शन जैसा पिछले 3 हुए ना, 2008, 2013, 2018, वैसा इलेक्शन मैं कम अज कम नहीं देखा। ठीक है। और सर, अगर एस्टेब्लिशमेंट की हवा तब्दील हो गई, जिस तरह से आप जब तहरीक इंसाफ में थे तो नून लीग के रहनुमाओं पर केसेस बने, नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, उनकी बेटी, दामाद, और फिर जब वो बैरून मुल्क गए, अब अगर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ मामला ठीक हो जाते हैं आने वाले सालों में, तो फयाजुल हसन चौहान साहब दोबारा से जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्या मुकम्मल लाताल्लुकी ताहयात? पहली बात तो ये है कि मैं थूका चाटने का आदी नहीं हूं, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जनाब, हम तो इस पॉपुलैरिटी के आलम में कि जब इस वक्त सोशल मीडिया के सरसदके और दज्जाली कुत्तों के सरसदके बज़ाहिरन सोशल मीडिया पे एक पॉपुलैरिटी पीटीआई की रखी हुई है, उस वक्त हमने जनाब इतना बड़ा डिसीजन बिल्कुल शुरू के चंद दिनों के अंदर हमने कर लिया, और फिर वो भुगता भी है और भुगत रहे भी हैं, ठीक है ना। लेकिन हवाओं के रुख के बरखिलाफ, तूफान के रुख के बरखिलाफ अगर खड़े हैं, सिर्फ इस वजह से खड़े हैं कि पाकिस्तान मेरी रेड लाइन है,
बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी रेड लाइन पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान है। बीइंग अ मुस्लिम, मेरी रेड लाइन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस, उनकी नामूस रसालत और उनकी खत्म नबूवत है। तो जनाब मैं तो अपनी इन चीजों के ऊपर कायम हूं। और दूसरी चीज, ये आप परसेप्शन ही ज़हन से निकाल दें कि 9 मई के वाकयात और उससे पहले के जो 1.5 साल की तहरीक फसाद फिल अर्ज है, उसके होने के बाद आप अगर ये सोचें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट या रियासत कभी 21 तोपों की सलामी देगी, तो फिर ये इंतहाई एक, मैं समझता हूं कि एक अहमकों की जन्नत में रहने वाला एक ख्वाब हो सकता है और उल्लुओं की बहिश्त में रहने वाला एक ख्वाब हो सकता है। अभी जनाब मैं नहीं समझता तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान स्कोप में तो उस कुछ सूरत भी हो में सकता है, हालात बदलते कौन सा देर लगती है। एग्जाम्पल, फ्रेश एग्जाम्पल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। नहीं, अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी आप सारे करेंगे, पर मैं अभी भी आपको बता दूं कि मेरी राय में शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट है। वो उनको तो सर अवाम ने जो 16 महीने उन्होंने किया, इन्फ्लेशन तमाम तर इकोनॉमिक क्राइसिस मुल्क में आया, उनको किस तरह लोग वोट देंगे? मैं उनकी आवाम के जरिए से बात नहीं कर रहा। आपने एस्टेब्लिशमेंट का सवाल पूछा था कि एस्टेब्लिशमेंट जनाब मामलात ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी जाती जो परसेप्शन है, मैं बरमला उसका इजहार करता हूं, ठीक है, कि अभी अभी अगले 2-3 महीनों में पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बहेगा। अभी बहुत कुछ चीजें जो दिखाई दे रही हैं वैसी नजर नहीं आएंगी। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल की। आप ये जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है। जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से एक तो आपको आगाह करना है और ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है इस पर भी हमने बात करनी। बीजिंग में इस वक्त मुलाकात जारी है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब की। क्या इस मुलाकात में अगर गुफ्तगू की जाए मशरिक़ वस्ता के हवाले से और दोनों लीडर्स की जानिब से कोई स्टांस लिया जाए तो इसका इम्पैक्ट होगा या कोई प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है अमेरिका और इसराइल पर? आज की लेटेस्ट न्यूज़ इस हवाले से यह है कि इसराइल ने $10 बिलियन की एमरजेंसी मिलिट्री एड का तकाजा किया है अमेरिका से। और अमेरिका जिसके जंगी बेड़े पहले से ही मौजूद हैं इस वक्त गजा में, वो यकीनी तौर पर हामी इस हवाले से बढ़ रहा है। और अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर हो या अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर हो, वो तो इसराइल को मुकम्मल तौर पर इस हवाले से आशीर्वाद दे चुके हैं कि हम आपके साथ हैं, जो जी चाहे आप गजा में करें, मुसलमानों का कत्लेआम करें और यहां पर आप जितनी बमबारी कर सकते हैं करें। हमारे साथ माहिर आलमी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बीजिंग में जो इस वक्त मुलाकात जारी है व्लादिमीर पुतिन की और निगरान वजीर आजम की अनवारुल हक काकड़ साहब की, कोई क्लियर अगर स्टांस लिया जाए तो उसका कुछ इम्पैक्ट होगा सर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और आज ये जो मीटिंग है ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। देखें, चूंकि आपने इनके इब्तदाई कलमात जो सुने हैं उसमें 4 चीज़ों का प्राइम मिनिस्टर साहब ने हवाला दिया है जो कि पाकिस्तान और रशिया के कन्वर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक तो अफगानिस्तान की बात की उन्होंने, दूसरा काउंटर टेररिज्म की बात की उन्होंने, तीसरी बात जो है उन्होंने एनर्जी और फूड सिक्योरिटी की बात की, और चौथी जो बड़ी इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट बात थी जिसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, वो उन्होंने वैल्यू सिस्टम की भी बात की और फैमिली सिस्टम की भी बात की कि हमारी बहुत सारी अक़दार भी मुश्तरक हैं जिनको कॉमनली मतलब इतना देखा नहीं जाता। अब हम आते हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पे। आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा पहले भी हवाला दिया था कि जो P5 हैं, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबरान हैं, उसमें रूस वो मुल्क है, वो वाहिद आलमी ताकत है और परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसकी पोजीशन जो है फ़लस्तीन इशू पे आइडेंटिकल है पाकिस्तान के साथ।
मैं दोहरा देता हूं कि उसके जो 4 बातें हैं वो बिल्कुल वही हैं जो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। पहली बात कि जी फौरन सीज फायर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि कश्मीर ये फ़लस्तीन का जो लॉन्ग टर्म हल है वो 2 स्टेट सोल्यूशन में है। नंबर 3 एक इंक्लूसिव यानी कि गैर मुनक़सिम एक जो है एक रियासत बनाई जाए। और नंबर 4 ये कि उसका परमानेंट कैपिटल बैतुल मुक़द्दस होना चाहिए। ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये पाकिस्तान के लॉन्ग स्टैंडिंग है, और 5 जो परमानेंट मेंबरान है सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें सिर्फ रूस ये है जो कि इन 5 चीजों पे एम्फेसाइज करता है। चीन भी सीज फायर की बात करता है, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, और जो कॉज है और जो ऑक्यूपेशन है उसको अपोज करता है। लेकिन बैतुल मुक़द्दस के कैपिटल होने की और 1967 के जो बाद इसराइल ने जिन इलाकों पे कब्जा किया है उससे इनखला की जो बात पाकिस्तान करता है, सिर्फ रूस एक आलमी ताकत है जो ये करता है। तो मैं ये तवक्को करता हूँ ना सिर्फ बायलैटरली ये जो अभी साइडलाइन पे मीटिंग हो रही है इसमें भी ये बात आएगी, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो चीन के वजीर की लीडरशिप है वो भी एक आलमी सतह पे, क्योंकि 140 ममालिक की नुमाइंदगी है, तो इतने बड़े फोरम से जब बात की जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, आज सर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है उसकी भी बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान की तरफ से स्टांस लिया है कि मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। सर मैं ये आपसे यहाँ पर सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब ये 2 ब्लॉक्स की लड़ाई हो चुकी है बज़ाहिर, साथ खड़ा है अमेरिका, यूरोपियन स्टेट्स और अक़वाम मुत्तहिदा भी अगर खुलकर साथ नहीं खड़ा इसराइल के तो पसे पर्दा तो इसराइल के साथ ही है। तो रूस, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, सऊदीया, हम जो एक ब्लॉक की सूरत इस सारे मसले पर इख्तियार कर सकते हैं और किस तरह से उसको फिर रजिस्टर भी करवा सकते हैं? देखिए ये आपने बहुत अहम सवाल किया, इसको थोड़ा सा मैं 3 चीज़ों से लिंक करूंगा। एक तो पाकिस्तान की दाखिली जो सूरत हाल है और फ़लस्तीन के हवाले से। एक तो आप देखिए कि पाकिस्तान में जुमे के दिन बहुत बड़े पैमाने पे मुल्कगीर मुजाहरे हुए थे जो कि फ़लस्तीनियों के साथ खैर सगाली के एक्सप्रेशन का इजहार था अवामी सतह पे, जो पब्लिक परसेप्शन है। दूसरा फिर आपने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी एक बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड, केयरफुली वर्डेड एक ट्वीट किया इसी हवाले से। फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्लियर बयान दिया। और अब आपने आज देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें भी वही मामलात को रीइंफोर्स किया गया कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं बल्कि उनकी हिमायत जारी रखी जाएगी, और जो असल मसला है वो भी जो ऑक्यूपेशन है और जुल्म सतम है वो है, और ख़ुसूसन जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं उनके ऊपर भी नाजायज़ कब्ज़ा है। तो इसकी मुखालफत पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से भी की गई है और खैर सगाली का भी इजहार किया गया है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के हर इदारे और पावर सेंटर और अवाम और हुकूमत वो एक पेज पे हैं, और ये पूरे कौम की आवाज़ है फ़लस्तीन की मदद और उनके दुख दर्द में शरीक होना। तो ये तो हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। कल OIC का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है जिसके लिए हमारे वज़ीर ख़ारजा ऑलरेडी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें भी 3-4 चीज़ें OIC के फोरम से जब 55-56 ममालिक की जानिब से ये बात की जाएगी तो मैं समझता हूँ उसकी भी बहुत अहमियत है। और मैं तवक्को कर रहा हूँ हमारे वज़ीर ख़ारजा जो 3-4 चीज़ें उठाएंगे वहाँ पे वो ना सिर्फ फौरन जंग बंदी पे जोर देंगे बल्कि साथ ही साथ वो एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और कॉरिडोर खोलने की भी अपील करेंगे OIC के फोरम से कि ना सिर्फ जंग बंद की जाए, सिविलियन के ऊपर बमबारी बंद की जाए, बल्कि साथ ही साथ एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और कॉरिडोर खोला जाए जिसके ज़रिए से जल्द अज जल्द अद्वियात, पानी, खुराक का जो की सप्लाई है वो मुतासर इलाकों और लोगों तक पहुंचाई जा सके। और जो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है उसकी भी मैं समझता हूं कि दोबारा उसका इयादा किया जाएगा कि जो असल मसला है फ़लस्तीन का जो देरपा हल वो यही है कि मकबूजा इलाकों से इसराइल निकले
और जुल्म सितम का सिलसिला भी बंद करे और आलमी कवानीन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस का भी एहतराम करे। लेकिन सर, आप ये समझते हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये इशू भी उठाना चाहिए, और ये इशू किस तरह से उठाया जा सकता है? बतौर एक एनालिस्ट या एक्सपर्ट आप इस पर क्या कहेंगे कि यूएन ने जो कहा, और इसराइल की तरफ से भी, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बज़ाहिर तो ये स्टेटमेंट आया कि जो अनआर्म्ड सिविलियंस गजा में रह रहे हैं, जिनके स्कूल्स हैं, यहाँ पर मकानात हैं, जो अपार्टमेंट्स में, हाई राइज बिल्डिंग्स में वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, वो नकल मकानी करें और गजा का ये इलाका खाली करके शिमाल की जानिब मुंतकिल करें। लेकिन उनको मुंतकिल भी नहीं होने दिया गया। गजा की पट्टी पर जो इसराइली फौजें हैं, उन्होंने बाकायदा उधर बमबारी की और पूरी दुनिया ने देखा है। ये सर एक आलमी ताकतों के मुंह पर तो तमाचा ही है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार इतना मुबहिम, इस पर भी पाकिस्तान बात कर सकता है? जी, आई एम श्योर। देखें, चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा को भी उसकी जो जिम्मेदारियां हैं और उसका जो मैंडेट है जंगबंदी का भी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का भी, वो यकीनन मैं समझता हूँ ओआईसी से उसकी याद दहानी कराई जाएगी। लेकिन देखें, हकीकत ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2 दिन पहले जो इसराइल की हुकूमत ने कॉल दी थी कि जनाब आप शुमाली गजा को खाली कर दें, तो असल में मैं सीधी बात कर रहा हूं कि देखें, इसके पीछे जो मकासद हैं वो यही है। 2 मकासद थे, एक तो ये, बल्कि 3 मकासद थे। एक मकसद तो ये था कि जी शुमाली इलाके जो खाली कराए जाएं, उसके साथ बतदरीज उन्हीं इलाकों पे कब्जा भी किया जाए और वहां पे आइसोलेट किया जाए अवाम से, हमास के जो हुर्रियत पसंद हैं उनको। तीसरा उनका मकसद ये था कि इनको साउथ की जानिब पुश किया जाए और वहाँ के जो छोटे शहर हैं, जिस तरह खान यूनस है, उसके ऊपर, उसके अस्पतालों और फैसिलिटीज़ के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ाया जाए। और उसके अलावा तीसरा मकसद ये था कि गजा की पट्टी की जो इजिप्शियन क्रॉसिंग है, उसके ऊपर भी प्रेशर डाला जाए कि जी जो लोग निकलना चाहते हैं वो इजिप्ट चले जाएं। यानी कि बुनियादी तौर पे अगेन 2 मकासद कि भाई ना सिर्फ के मजीद गजा की जमीन पे कब्जा किया जाए, मजीद लाखों फलस्तीनियों को बेदखल किया जाए और इस जंग को इस्तेमाल किया जाए मजीद उनको अपने हुकूक से महरूम करने के लिए। लेकिन इस पे जलती पे तेल का काम तो इस बात ने किया कि वो लोग जो कि अपनी जान बचा के साउथ गजा की तरफ मूव कर रहे थे, उनके ऊपर भी इसराइली अफवाज ने बमबारी की। और कल रात 70 ऐसे लोग शहीद हुए हैं जो कि इसराइल के हुक्म की तकमील करते हुए साउथ की तरफ मूव कर रहे थे। और अब तक आप जानते हैं तकरीबन 28 डॉक्टर्स और 10 जर्नलिस्ट भी शहीद हो चुके हैं, जो कि अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे और उनका जंग से अमली तौर पे कोई उसमें रोल नहीं है। तो ये तो हकीकत है जिसका नतीजा ये है कि अब हमारे सामने और दुनिया के सामने ये बात सामने आ चुकी है कि इसराइल जो है वो सिर्फ ताकत की जुबान समझता है, और जब बड़ी ताकतें और तमाम मुस्लिम दुनिया मिलके उसको मजबूर करें कि वो जुल्म सितम का बाजार बंद करे और वायलेंस को ख़त्म करे और सिविलियंस के खिलाफ जो है वो बमबारी बंद करे और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन अलाउ करे और एक सिक्योर पैसेज प्रोवाइड करे, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन का एहतराम करे। तो इसके बगैर मैं समझता हूं कि इतने ज़्यादा बड़ी आलमी प्रेशर के बगैर उनसे इस किस्म की पेशरफ जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं है। ठीक है जी, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद थे। माहिर आलम के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में बन रही है, इलेक्शंस की बाज़गश्त है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वेलकम बैक किया जा रहा है, तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है, हतमी मराहिल में उनके इस्तकबाल और जलसे की तैयारियाँ हो रही हैं। चंद हफ्तों कबल इमरान खान ने अपने वकील के ज़रिए जो पैगाम एक पहुँचाया था कि इस्टेब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातों के साथ बेहतर तल्लुक़ात चाहते हैं, और आज जिस तरह से राऊफ हसन सिद्दीकी साहब ने रब्ता किया है, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और सदर मुमलिकत को ये कहा है कि आप किरदार अदा करें बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तमाम सियासी जमातों के साथ, बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात को बेहतर किया जाए, जो मामलात में कुशीदगी है उसको दूर किया जाए। लगता यह है कि इट्स टू अर्ली, अभी ऐसा होना मुमकिन नहीं है। हो तो जाएगा, हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिले, मामलात बेहतर हों, लेकिन अभी जो इत्तलात हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज़ फ़ारूक हबीब साहब ने की है, ऐसी कुछ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुतवक्के हैं और ऐसा एक इंटरव्यू भी मुतवक्के है, बहुत जल्द आप देख सकेंगे। अभी तो लाताल्लुकियों का सिलसिला शुरू है।
और ये लाताल्लुकियों का सिलसिला जो है ये इलेक्शन से पहले थमने का नाम नहीं ले रहा। कल प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, वक्त खत्म हो रहा है। अपना ख्याल रखें। रुखसान मीर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।